नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूट्यूब चैनल यूएस बायोलॉजी 95 कक्षा 12 बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट जनन। इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका यानी कि जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। अब ये प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है तो उसे हम आगे समझते हैं। अब प्राकृतिक मृत्यु क्या होती है इसे समझना है थोड़ा सा। यानी कि देखिए, व्यक्ति जैसे एक्सीडेंट से ख़त्म ना हो, सुसाइड ना करे, ठीक है, लड़ाई झगड़े में ना ख़त्म हो, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये एक्सीडेंटल मृत्यु मानी जाएगी। और व्यक्ति आराम से अपनी वृद्धावस्था पार करने के बाद अगर उसकी मृत्यु आती है तो वो कहलाती है प्राकृतिक मृत्यु। जीवन, निम्न जीवों की जीवन अवधि, जैसे कुछ जीवों की जीवन अवधि यहाँ पर बताई गई है, कुछ गिने चुने जीवों की है। जैसे हाथी यानी कि एलिफेंट, इसकी जीवन अवधि 65 से 70 साल मानी गई है। 65 से एवरेज है, ये 2 के बीच में लिखा गया है, 65 से 70 साल। इसी तरह से घोड़ा, हॉर्स यानी कि 50 से 60 वर्ष। गुलाब यानी कि 5 से 7 वर्ष। फ्रूट फ्लाई, ये सिरका मक्खी एक नाम होता है, 30 दिन, मात्र 30 दिन। इसी तरह से कुत्ता, इसकी 20 से 25 वर्ष मानी गई है। धान का पौधा, राइस प्लांट जो है, 3 से 4 महीने। इसी तरह से बरगद का पेड़, बनियान ट्री, 200 वर्ष, बहुत लंबी उम्र होती है इसकी, 200 वर्ष। गाय 20 से 25 वर्ष। इसके अलावा भी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आगे है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और प्रत्येक जीव के अंदर ये एक प्राकृतिक गुण होता है कि जीव जनन करते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं, वंश वृद्धि को। देखो, आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, यानी कि 2000 साल पहले भी मनुष्य था और आज भी मनुष्य है। लेकिन मनुष्य की जो जीवन अवधि है, यहाँ पर अगर हम जोड़ना चाहें तो WHO के अनुसार मनुष्य की जो जीवन अवधि है मनुष्य की, ये WHO ने 60 वर्ष मानी है। कितनी मानी है? 60 वर्ष। तो 60 वर्ष तो जल्दी खत्म हो गए, लेकिन मनुष्य तो आज भी जीवित है। तो आज भी जीवित क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वह अपनी वंश वृद्धि को हमेशा बनाए रखता है। और ऐसा कैसे होगा? वो एक माध्यम होता है, वो है जनन। जनन के माध्यम से जीव अपनी संतानों को जन्म देते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन उनका वंश कभी मिटता नहीं है। आगे है जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही अलैंगिक जनन कहलाता है। एक जनक, देखिए, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इनमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, 2, नर और मादा। लेकिन ये अलैंगिक जनन में एक अकेला जनक ही संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, अकेला जनक। इस जनन में लिंगों का भेद नहीं होता, कोई लिंग का भेद नहीं होता। ठीक है, जैसे लैंगिक जनन में
नर और मादा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर लिंगों का कोई भेद नहीं है। इस जनन से उत्पन्न संतानें अपने जनक से हूबहू समान होती हैं। अपने जनक से हूबहू समान, हूबहू से मतलब बिल्कुल मिलती जुलती, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं, क्लोन। यह जनन सूक्ष्म जीवों में होता है, सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोन्स जीव जो होते हैं उनमें यह जनन होता है। अब यहाँ बात आई है हूबहू यानी कि क्लोन। देखिए जो भिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं वो हमेशा लैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत नहीं आती हैं। और भिन्नताएं न आने की वजह से ही वो अपने माता पिता के हूबहू समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यह ज्यादातर सभी प्रोटोजोन्स में अलैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन को समझते हैं इस तरह से, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक, ये कोशिका दो जगह डिवाइड हुई, दो संपत्तियां बनी। अब ये कैसे डिवाइड हुई, अकेली कोशिका है और अकेली कोशिका ने दो जीवों को जन्म दिया। कैसे डिवाइड होती है ये कोशिका? देखिए कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, तो सबसे पहले ये विभाजन की विशेषता है कि विभाजन जब होता है तो पहले केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तो इसके अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य और ये है केंद्रक। केंद्रक अपनी मात्रा को दोगुना करता है और दोगुना करने के बाद दो जगह टूट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक जगह इधर पहुँच गया, एक जगह इधर पहुँच गया। अब उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ और एक से दो सेल बन गई। तो ये क्या विभाजित हुआ? सबसे पहले डीएनए, ये डीएनए था, अपनी मात्रा को दोगुना किया और दोगुना करने के बाद यानी कि दो जगह बट गया। इसके बाद लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। अभी आगे बताया था, दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। इस जनन में संतान जो होती है अपने जनक से भिन्नता प्रदर्शित करती है। भिन्नता का मतलब क्या है? देखिए अगर हम इस तरह से कहें, अगर पेड़ पौधों को हम ले लें यहाँ पर, तो जैसे एक लाल पुष्प ले लें और दूसरा हम सफ़ेद पुष्प ले लें, ठीक है, तो लाल और सफ़ेद जब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में आगे चल के, यानी कि इस तरह से, तो दोनों से भिन्न जो संतान होगी वो गुलाबी रंग की होगी। ठीक है, ना तो लाल होगी ना सफ़ेद होगी, दोनों के मिक्सचर गुण होंगे उसके अंदर, तो वो गुलाबी रंग की होगी। इस तरह से यहाँ पर देखो कुछ चेंजिंग आएगी, जैसे नर और मादा। नर मादा ये क्या है? जनक हैं, माता पिता। ठीक है, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, यानी कि जो नर युग्मक होते हैं ना हम शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं उन्हें हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है, एन यहाँ है, एन यहाँ है, दोनों के बीच संयुग्मन होगा, फ्यूजन, जिससे एक संरचना बनेगी जिसको कहेंगे हम युग्मनज। युग्मनज यानी कि जाइगोट, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होगी, यानी कि 2n। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, n, लेकिन एक n इधर से एक n इधर से, तो यहाँ आकर के फिर 2n हो जाती है। यहाँ नर में भी 2n है, मादा में भी 2n है, लेकिन जब जनन होता है तो उसमें युग्मकों की संख्या आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, तो इस तरह से ये लैंगिक जनन के बारे में बहुत थोड़ा सा अभी आपको आगे अलैंगिक जनन को भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा और लैंगिक जनन को भी। तो यहाँ हमें समझने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में और थोड़ा सा अलैंगिक जनन के बारे में समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे।
देखिए अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा होता है, इसलिए अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। बहुत सारी विधियां हैं अलैंगिक जनन की। तो इसमें पहली एक विधि है, उसे हम कहेंगे द्विविभाजन। क्या कहेंगे? द्विविभाजन। द्विविभाजन द्विविभाजन अलैंगिक जनन की विधि है द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन। दो समान भागों में बंटना ही द्विविभाजन कहलाता है। द्विविभाजन का मतलब जैसे एक ये है और इसे तोड़ करके दो भागों में तोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विविभाजन कहलाएगा, ठीक है। सभी प्रोटोजोआ, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव होते हैं, उनमें द्विविभाजन ही होता है। ये भी कई प्रकार का होता है, द्विविभाजन भी कई प्रकार का है। जैसे पहला है सरल द्विविभाजन। सरल द्विविभाजन से मतलब कोई इस तरह की संरचना बना दी, ठीक है, बन गई, मतलब कोई निश्चित क्रम नहीं है इसका, एक सरल क्रम है, ठीक है। और ये कहीं से भी टूट जाए और कितने जीव बना ले? एक से दो जीव बना ले, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा वो सरल द्विविभाजन होगा। किसमें पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है। दूसरा है लंबवत द्विविभाजन। लंबवत से मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये चीज है, ठीक है, और इसे बीच में से आधा आधा कर दिया जाए तो ये दो पार्टों में बट जाएगा। इसको कहेंगे हम लंबवत द्विविभाजन। और ये किसमें होता है? युगलीना में होता है, युगलीना में, ठीक है। अगला है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन जैसे मान लीजिए कोई जीव है, इसको इस तरह से काट दें, बीच में से इस तरह से काट दें, ठीक है, तो ये जो है अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहलाएगा, अनुप्रस्थ द्विविभाजन। और ये अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है पैरामीशियम में। अगला आता है त्रियक द्विविभाजन। जो त्रियक द्विविभाजन होता है ये सेरेटियम और ओपेलाइना में पाया जाता है। इसके बाद अगला आता है, अब जैसे कुछ चित्रों के माध्यम से आप देख लीजिए, ये जनक कोशिका है, ये सेल वॉल है इसकी, ये डीएनए इसमें भरा हुआ है। आगे चल के डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी यानी कि सेल थोड़ी सी बड़ी हुई और डीएनए पूरे में बिखर गया, दोगुनी हो गई। आगे चल के डीएनए दो भागों में टूट जाएगा, जब दोगुना हो गया तो दो भागों में टूट गया अलग अलग, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। उसके बाद आगे चल के ये दो छोटी छोटी कोशिकाएं बना लेगा, जिसे हम कहेंगे पुत्री कोशिकाएं। ये जनक कोशिका अकेली थी, अकेली कोशिका ने दो जनक कोशिकाओं को दो पुत्री कोशिकाओं को जन्म दिया, ठीक है। तो अकेला जनक इस तरह से, यानी कि अलैंगिक जनन है अकेला जनक। अगला है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, ठीक है। इस प्रकार के जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, फिर बीजाणु अंकुरित होकर के नया जीव बनाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का ये फिगर बना हुआ है, देखो इस तरह से एक संरचना बनी हुई है, इसके ऊपर ये बीजाणु लगे हुए हैं ये, ठीक है। अब ये तीन दो पाँच यहाँ पे दिखाए, हमने यहाँ पर 3 दिखाए, यानी कि ये थोड़ा सी कमी ज़्यादा, तो ये बीजाणु जो है ये गिर जाते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। इसी तरह से खंडी भवन, अगला है खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। इस प्रकार के जनन में जीव खंडों में टूटता है। खंडी भवन नाम से ही जैसे कि क्लियर हो रहा है, खंडी भवन यानी कि खंडों में टूटना। और उन खंडों से अनेक जीव बनते हैं, जितने खंड हो जाएंगे उन खंडों से नए जीव का निर्माण होगा, अर्थात प्रत्येक खंड एक नया जीव बनाता है। उदाहरण के लिए स्पायरोगारा है, यूरोथ्रिक्स है, ये स्पायरोगारा का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक ये स्पायरोगारा है, ठीक है, ये इसके खंड है,
ठीक है, ये इस तरह से ये खंड है मान लीजिए। ठीक है, अब ये भाग है, एक भाग ये भी, अभी तो ये इकट्ठा है ना, बाद में ये टूट जाए, मान लीजिए किसी भी कारणवश टूट जाए, तो ये जितनी बार टूटेगा, जैसे कि ये टूट गया, कि ये टूट गया, कि ये टूट गया, कि ये टूट गया, जितनी बार टूटेगा प्रत्येक खंड एक नए जीव को जन्म देगा। देखो ये टूटा, एक पूरा फिर से बन गया, ये टूटा, ये फिर बन गया। अभी ये गैपिंग नहीं है आगे, इसको भी 4 जगह दिखाएं तो 4 जगह, यानी कि 4 नए जीवों का निर्माण हो गया। जितने भी खंड टूटेंगे, जितनी बार टूटेंगे, उतने ही नए जीव बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये बीजाणु जनन द्वारा। इसके बाद अगला आता है मुकुलन। अगला है, अगली विधि चौथी विधि होगी मुकुलन, बडिंग। बडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जीव के शरीर से एक उभार निकलते हैं, उभार। ठीक है, एक छोटी सी संरचना निकलती है, मुकुल जिसे कहते हैं हम। इस प्रकार के जनन में मुकुल, इस प्रकार के जनन में मुकुल निकलती है, यानी कि मात्र पौधे से मुकुल निकलती है। यह है मुकुल। मुकुल मात्र पौधे से अलग होकर नए जीव को जन्म देती है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ उदाहरण के लिए लिख लें हम। जैसे उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा किस तरह से देखो, किस तरह की संरचना बनी हुई है। ठीक है, ये मान लीजिए एक हाइड्रा का फिगर है, ये मुकुल है, ये मुकुल। अब ये थोड़ी सी बड़ी होगी पहले, इस तरह से। इस तरह से, और अगले स्टेप में ये मात्र पौधे से अलग हो जाएगी। मान लीजिए मात्र पौधा इधर हो गया और मुकुल अपना इधर हो गया। तो ये नए जीव का जन्म हुआ, यानी कि मात्र पौधे से अलग होकर के मुकुल एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये है मुकुलन, यानी कि बडिंग। इसके बाद अगला आएगा पुनरुद्भवन, 5वां नंबर हुआ।
पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है? ये इस प्रकार के जनन में जीव के इस प्रकार के जनन में जीव के कटे हुए भाग नए जीव को जन्म देते हैं। कटे हुए भाग से यानी जितने भी भाग हो गए उतने नए जीव को जन्म देंगे। सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता प्लेनेरिया, नाम आएगा प्लेनेरिया में पाई जाती है। प्लेनेरिया में पाई जाती है, ठीक है। प्लेनेरिया, आप प्लेनेरिया देखिए। वैसे और भी सबसे अधिक की बात है तो प्लेनेरिया में पाई जाती है। वैसे उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो ये अमीबा में भी होता है, ठीक है। और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। हाइड्रा है, स्पंज है, हाइड्रा, स्पंज, ठीक है। और प्लेनेरिया तो है ही है। तो हम प्लेनेरिया के बारे में देखते हैं। इस तरह से देखिए एक संरचना है, ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके कई खंड हो जाए। जैसे मान लीजिए इधर देख लें हम, इसी तरह का सेम बनाओ और बना करके उसे काट देते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने बहुत सारे खंड कर दिए इसके। अब कितने खंड, अधिकतम प्लेनेरिया के कितने खंड कर दें कि फिर भी वो एक नया जीव बन जाए? तो प्लेनेरिया के 75 खंड कर दें। एक प्लेनेरिया के 75 खंड कर दें तो नए 75 प्लेनेरिया बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ सभी तो नहीं दिखा पाएंगे, जैसे ये है तो इसको इस तरह से इसने एक छोटा सा प्लेनेरिया बना लिया, ठीक है। इसी तरह से इस बाघ ने एक प्लेनेरिया बना लिया यहाँ पर। इस बाघ ने एक प्लेनेरिया बना लिया, ठीक है। इस तरह से यानी कि जितने भी खंड होंगे प्रत्येक खंड एक नया जीव बना लेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे उनके अंग भंग हो जाएं और पुनः फिर से उनके अंग वापस आ जाएं। तो ऐसे जीव जैसे अंगों को पुनः खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेना,
पुनः प्राप्त कर लेना। ठीक है, जैसे देखो, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है तो कुछ समय बाद उसके एक नई पूंछ निकल आती है, जबकि मनुष्य में इस तरह का गुण नहीं होता। अगर हम लोगों की उंगली बिल्कुल अलग हो जाए तो फिर एक नई उंगली का उगना वहाँ पर ये संभव है। तो मनुष्य में रीजनरेशन की क्षमता लगभग ना के बराबर होती है। बिल्कुल जीवों में जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, स्पंज है, ठीक है, प्लेनियरी में तो सबसे अधिक होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे आप इस तरह से खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेना। जैसे छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है तो कुछ दिन बाद नई तरह से वो फिर से निकल आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुए। कुछ और आगे हैं थोड़े से। पौधों में अलैंगिक जनन, को एक नाम है कायिक जनन, यानी कि पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन है क्या, मात्र पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। यानी कि मात्र पौधे के कायिक भाग, कोई भी भाग हो, चाहे कायिक भाग जड़, तना, पत्ती, कुछ भी हो सकता है, जैसे जड़, तना और पत्ती। पौधों में कायिक जनन की कुछ विधियां हैं। पौधों में कायिक जनन की 2 विधियां। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि प्राकृतिक, किसी के द्वारा नहीं बल्कि अपने आप। ठीक है, तो क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा कराया था। ठीक है, पहले नंबर है प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें प्राकृतिक कायिक जनन जो है इसमें भी कई नंबर हैं। पहले है तने द्वारा। ठीक है, और तने द्वारा कैसे तने, यानी कि भूमिगत तने द्वारा। भूमिगत तने, अब भूमिगत तने में क्या क्या आएगा, सबसे पहले कंद, यानी कि ट्यूबर, आलू। ठीक है, ये यहाँ पर जो है कुछ आँख सी होती है, आँख कहते हैं इसको हम, और ये निकल आती है, जैसे कच्छस्थ कलिका होती है। यहाँ आँख को क्या कहते हैं हम, कच्छस्थ कलिका। ठीक है, कच्छस्थ कलिका। ये प्रत्येक कच्छस्थ कलिका से अगर इसे काट करके अनुकूल मौसम में इनकी रोपाई की जाए तो प्रत्येक कच्छस्थ कलिका एक नए पौधे को जन्म देगी। दूसरा आता है इसी में प्रकंद, राइजोम्स होते हैं, इसमें अदरक, इसमें नोड्स होते हैं। देखो सल के जैसे कुछ संरचनाएं बनी होती हैं उसके ऊपर, अदरक के ऊपर, ये ना नोड्स कहते हैं। ठीक है, अगला है धनकंद, कॉर्न, यानी कि अरबी, इसके ऊपर सलक कंद पाया, सल्क पत्र पाए जाते हैं, यानी कि धनकंद में सल्क पत्र पाए जाते हैं, अरबी है इसका उदाहरण। और अगला है सल्क कंद, यानी कि बल्ब, 2 उदाहरण इसके लहसुन और प्याज। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और है। अगला है अर्धवायवीय तने द्वारा। दूसरा अर्धवायवीय तने द्वारा। अर्धवायवीय तने में भी कई एक आप पॉइंट आएंगे, इसमें हम दे सकते हैं। पहले अपरिभूस्तारी, परिभूस्तारी, यानी कि इसे कहते हैं हम रनर। ठीक है, रनर कहते हैं, रनर, अपरिभूस्तारी को हम रनर कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण क्या है रनर का, दूब घास,
इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ एक टुकड़ा है, इसके बाद यहाँ 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 पर जाए तो इस तरह से ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये ड्यूब घास यानी कि रनर क्या है, ये यहाँ जड़ें निकल आई, फिर थोड़ा रनर ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ जड़ें निकल आई, एक शाखा निकल आई यहाँ पर, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ निकल आई। अब इसमें क्या है कि अगर किसी जानवर का पैर यहाँ पड़ भी जाता है, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से भी टूट जाए, यहाँ से भी टूट जाए, तो इस पौधे की मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जड़ें यहाँ पर है, पौधा अपना पोषण सब यहाँ से करता रहेगा, इसीलिए इसे कहते हैं रनर, आगे बढ़ता रहता है। और अगर बाय द वे इसका टूट भी जाता है तो इसके उतने ही खंड हो जाते हैं और प्रत्येक खंड एक नया जीव बना रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में है भूविस्तारी, यानी कि भूविस्तारी भूविस्तारी स्टोलम, भूविस्तारी का उदाहरण जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी किस तरह से देखिए, एक पौधा है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर ये शाखा वाखाएं निकली हुई हैं, अभी यहाँ से आया है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, और यहीं से एक नए पौधे को जन्म दे दिया। ये भी खत्म नहीं होता। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, पहला ऊपरी भूविस्तारी है, फिर भूविस्तारी है, और फिर है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका यानी कि ऑफसेट। ऑफसेट इसका उदाहरण है जलकुंभी और पिस्टिया। जल कुंभी और पिस्टिया, देखो ये किस तरह का है, देखो इस तरह से। ठीक है, अगला ये तो हो गया तने द्वारा, यानी कि तनों द्वारा, एक अर्धवायवीय तने द्वारा, वायवीय तने द्वारा। ठीक है, इस तरह से। अगला है जड़ों द्वारा कायिक जनन। थोड़ा सा देख लें, बंद व्यू का मतलब जड़ों द्वारा कायिक जनन, जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, यानी कि जड़ों द्वारा कायिक जनन कुछ उदाहरण दे देते हैं सीधे सीधे, जैसे सतावर, डहेलिया, शकरकंद। इनमें जड़ों द्वारा यानी कि कायिक जनन होता है। इसके बाद पत्ती द्वारा कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन। इसमें भी एक उदाहरण लेते हैं हम सीधे सीधे, यानी कि ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म यानी कि ये क्या होता है, अजूबा, अजूबा की पत्ती। ठीक है, देखो किस तरह से एक पत्ती है, ठीक है। अब इन पत्तियों पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है यहाँ पर, जिसकी जो खांचे होती है ना ब्रायोफिल्म की,
अजूबा की पत्ती, अजूबा की में जो खांचे होती है, ये जो खांचे होती हैं, इन खांचों में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। इस तरह से कक्षस्थ कलिकाएं बनी, मान लीजिए ये। अब ये कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं, अनुकूल मौसम आने पर, जब भी इनके लिए अनुकूल मौसम आता है, तो प्रत्येक भाग, मान लीजिए ये भाग अगर टूट के अलग हो जाए, ये भाग टूट करके अलग हो जाए, ये भाग टूट करके अलग हो जाए, तो प्रत्येक भाग एक नए पौधे को जन्म देगा। तो ये है पत्ती द्वारा कायिक जन्म, ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा बचता है, यानी कि कृत्रिम कायिक जन्म। कृत्रिम कायिक जन्म कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे आप लिख देंगे कि ये कृत्रिम कायिक जन्म मनुष्य द्वारा कराया जाता है, मनुष्य द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आप हमें बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई गलतियां हैं तो कृपया हमें कमेंट करके वो गलतियों के बारे में बताइए, इससे हम अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।